हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी योजना है वो सारी देख रहे हैं। ठीक है, हम वैसे पढ़ तो रहे हैं करंट अफेयर्स, जीके एंड जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं। तो इसमें हम ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर किया जा सके। ठीक है, तो आप सभी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो पता ही है कि ये जो लेक्चर्स हैं पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल्स, हॉस्टल वार्डन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इसके अलावा भी आप कोई टीचर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। इसके अलावा जो हमारी P1 क्लासेस चल रही थी, ठीक है, तो P1 भी क्लासेस आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। जो बच्चे नए हैं तो वो भी देख सकते हैं। इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, EMRS लिखिए तो वहाँ आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए। इसके अलावा देखिए आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट सबसे पहले तो उन बच्चों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, टेस्ट देने के बाद OMR शीट है या तो OMR शीट में, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी खाली कागज़ पर आप जितने भी क्वेश्चंस अटेंड करें उनके वो आंसर लिखें और मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, उसी के बाद मैं आपको व्हाट्सअप पे आंसर की दूंगा। अभी तक क्या था, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद में 12 बजे आंसर की अपलोड कर देता था, जिससे क्या है काफ़ी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं सीरियसली, काफ़ी बच्चे नहीं भी दे रहे हैं। और जो कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं, यार आपने टेस्ट सीरीज क्यों ली है, आपने टेस्ट सीरीज जिस चीज़ मकसद से ली है उसको फुलफिल भी तो करें, आप पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो आपके पैसे बिल्कुल भी जायज़ ना हो, तो इसीलिए मैं आपकी ये थोड़ा सा इनिशिएटिव उठा रहा हूँ। आप टेस्ट देने के बाद में मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं उसके बाद में आपको वो व्हाट्सअप पे ही उसकी आंसर की अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर से परफॉर्मेंस नहीं निकल के आएगी, भाई मेरा टेस्ट कराने का क्या मतलब है। ये टेस्ट आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए है। ठीक है, जिससे आप एग्जाम में और लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सके। आप मानिए अगर आप ये टेस्ट रेगुलर देंगे तो इससे आपको खुद को एग्जाम में जब जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट से रिलेटेड अगर किसी को भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी टेस्ट सीरीज में कितने 99 रुपीज़ में ये आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो ये ऑफर चल रहा है, तो इसको ले लीजिए यार, आपको ही फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो देखिए अब तक कितने 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई नया बंदा भी एनरोल होता है तो ये ना सोचें कि वो 3 टेस्ट हो गए हैं वो लेट एनरोल होगा। ये जो 3 टेस्ट हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही दिए जाएंगे, आपको ये व्हाट्सअप पे कराए जाएंगे फिर। ठीक है, आपको जो EMRS का जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसके अलावा ये क्या होगा, वहाँ पे आपको ये टेस्ट नहीं मिलेंगे। आपको मैं ये व्हाट्सअप पे एक एक करके अपलोड करूँगा, आप इनके आंसर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपकी वो चेक करूँगा कॉपी। ठीक है, उसके बाद में आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरीके से ये टेस्ट चलेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम हॉल की तरह ही ये टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप इनको ऐसे ना लीजिए, बिल्कुल ईजी वे में ना लेना है, इसको सीरियस मैटर में लेना है। सीरियसली जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं यहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे तो एग्जाम में भी परफॉर्म करेंगे। इसीलिए यह टेस्ट कंडक्ट कराया गया। सिर्फ मुझे आपसे पैसे नहीं लेने, आपका परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। भाई करने ही है आपको, है ना। जिन बच्चों ने टेस्ट ले लिए हैं उनको तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और बाकी जिन्होंने नहीं लिए उन सभी को भी ऑल द बेस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा कोई एक टेस्ट आपको है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं एक टेस्ट क्या है आपको एज एन डेमो टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, कोई अगर डेमो देखना चाहता है, टेस्ट दे के देखना चाहता है तो वो टेस्ट दे सकता है। ऐसा किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज खरीदे ही। ठीक है, बिना टेस्ट सीरीज खरीदे भी आप एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए उस नंबर पे, मैं वहाँ पर आपको वो टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा। बाद में आप मुझे क्या करेंगे, टेस्ट देने के बाद में उसकी OMR अपलोड करेंगे। ठीक है, या फिर आंसर लिख के अपलोड करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करूँगा, उसके आंसर की अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उसको एनालाइज कर सकें कि आपने कहाँ गलती करी है, आपको क्या चीज़ों का रिमेंबर करना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है, तो इनको सीरियसली दीजिए। ये आपकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर देगा, साथ साथ आपको और लोगों से आगे ले जाने में कारगर होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, मुझे एक स्टूडेंट है हमारी टेस्ट सीरीज की, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर ये जो क्वेश्चन है ये कहीं से ऑनलाइन देख रहे होंगे, है ना, इसमें 2000 MCQ कराए जा रहे हैं। तो अब क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखा है। फिर इन्होंने ये जो कोई होंगी टीचर, ठीक है, तो इन्होंने ये, मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको कल कहा था कि जो आप MCQ करते हैं ना और आप MCQ रट के चले जाएंगे तो आपको उससे क्या नुकसान हो सकता है, वो चीज़ देखिए यहाँ पर। देखिए फिर यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन है कि जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स की बात करता है,
एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करता है, फिर रिडक्शन इन द कोर्स कंटेंट इन्होंने ये काटा हुआ है, ठीक है। ये बता रही हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कोई भी कोर्स कंटेंट को रिड्यूस नहीं किया गया है, और ये मल्टी लिंग्विज्म की बात करता है, मतलब बहुभाषावाद की बात करता है। तो हाँ, ये करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो इन्होंने आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर 4 बताया। अब कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ से वो पढ़ रहा है, वो प्रॉपर क्लास ले ही नहीं रहा, तो वो इसको रट के चला जाएगा, भैया कोर्स कंटेंट नहीं था, और वो ऐसे ही आंसर टिक करके आ जाएगा। तो उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये चारों की बात करता है। आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 3। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो भाई, ये देखो हमने जब पढ़ाया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई है, तो उसमें भी बताया था कि कोर्स कंटेंट कम किया गया है। फिर मैंने क्या है, ये उनको थोड़ा सा आंसर, जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, कुछ भी चीज़ लाती है तो उसके डॉक्यूमेंट इशू करती है, तो आप वहाँ पे उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी शायद ये 80-90 पेज का डॉक्यूमेंट है, सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे 80 पेजेस में ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो अब आप इसको पढ़ने बैठेंगे, आपको जिस चाहिए भाई, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको इसका मास्टर थोड़ी बनना है, ठीक है। तो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। तो हमारा प्रयास क्या है कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ें बताई जाए। अब देखिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, द रिडक्शन इन कंटेंट, ठीक है, एंड इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो जो आपका करिकुलम है उसके अंदर कंटेंट को कम किया गया है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से ये जो टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये फ़ायदा मिलता है, वो हमसे रेगुलर कांटेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो हम उनको आंसर भी बताते रहते हैं जहाँ से उनको डाउट हो, उनके डाउट क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए, अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है टॉपिक यहाँ पर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, ये हमने पहले भी चैनल पे अपलोड करी थी, पर अब ओवरव्यू ले रहे हैं, रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखो कब स्टार्ट की गई थी, 2008 में से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या है, जनरली जो बच्चे क्लास 8 से पहले क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो उनका रिटेंशन बढ़ाया जा सके, उनको कक्षा में नियमित रखा जा सके, ठीक है। कुछ मेधावी छात्र होते हैं, अगर वो आगे पढ़ेंगे तो अपने जीवन में आगे निकल जाएंगे, तो उनके लिए क्या है कि एक स्कॉलरशिप की तरह है ये। इसके अंदर क्या करेंगे, हर साल स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों को, ठीक है। कितने 1 लाख ऐसे विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दी जाती है, क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने रुपये, 1000 रुपये पर मंथ के रूप में दिया जाता है, तो टोटल कितने, 12000 रुपये पर एनम स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले क्या था, 1 अप्रैल 2017 से पहले इसमें 6000 रुपये ही स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए फैमिली इनकम भी देखी जाती है कि 3.5 लाख रुपए से, सभी समस्त सोर्सों से 3.5 लाख या इससे कम कोई फैमिली इनकम है, तो उन्हीं बच्चों को इस स्कीम के तहत क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखें। और इसके लिए 7वीं कक्षा में मिनिमम कितने, 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस स्कीम को अच्छे से याद कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर देखिए, दूसरी स्कीम है यहाँ पर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, ठीक है। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स स्कीम कब इंस्टीट्यूट की गई थी, 1958 में की गई थी। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स का सिंपल सा मतलब है, जो टीचर्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके, उनका जो कार्य, उन्होंने जो योगदान दिया है पूरे साल भर, अपनी मेहनत है ना, साल भर या फिर अपने जो भी जीवन काल में जो योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा सके। तो इनको अवार्ड कब दिया जाता है, ये दिया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। कौन देती है, हमारी जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये 5 सितंबर को ये नेशनल अवार्ड टू टीचर्स दिया जाता है। तो 5 जो सितंबर है, इसी को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, तो हमारे देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताइए, ये हमारे प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी क्या बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस था 5 सितंबर को, तो उसी दिन हमने शिक्षक दिवस मनाना, सेलिब्रेट करना चालू किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें जो टीचर्स का योगदान है वो देखा जाता है, प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में उसका योगदान जो टीचर है उनका योगदान किस प्रकार से रहा, ठीक है। हमेशा सम्मानपूर्वक बोलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973
में इसकी स्थापना की गई थी। और ये शुरुआत में ये कैसा था, एक सलाहकारी निकाय था। ये सिर्फ क्या करता था, एडवाइजरी जारी करता था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया इस तरह के कार्य होने चाहिए, जो टीचर्स के लिए इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये शुरू में क्या था, 1973 तक एक एडवाइजरी बॉडी था। उसको बाद में 1995 में, ठीक है, क्या बनाया गया, इसको एक एक्ट लाया गया 1993 का, ठीक है, 1993 का एक्ट लाया गया, जो कब पास हुआ, इंप्लीमेंट हुआ 1995 से। तो इस एक्ट के अंदर इसको क्या बना दिया गया, एक स्टेटरी दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये एक वैधानिक निकाय के रूप में अब कार्य कर रहा है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर्स को एजुकेट करना, ट्रेन करना, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपनी टीचिंग्स डिलीवरी कर पाए, ठीक है, जो भी पढ़ा सके जो ज़्यादा से अच्छा। अब ये मान लीजिए देखो, एक टीचर है, अब उसको पढ़ाना ही नहीं आएगा तो फिर बच्चों को क्या समझाएगा, ठीक है। तो उनको क्या है, ट्रेन करने के लिए ये लेकर आए थे, ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर आ जाइए, नेक्स्ट है नेशनल बाल भवन। अब देखिए, जो नेशनल बाल भवन है, ये क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक स्वायत्त संस्था है ना। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है एक। तो ये किसके अंदर कार्य करती है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर कार्य करती है। तो मानव विकास, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नया नाम क्या है, हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो अब किसके अंदर काम कर रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये मानव संसाधन का नाम क्या कर दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो इसके अंदर कार्य कर रही है, ये थोड़ा ध्यान रखें, नेशनल बाल भवन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। और इस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो नेशनल बाल भवन की स्थापना किसने की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो हमारे उस समय थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये किसके अंदर कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ये कार्य करता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अंदर क्या है, बच्चों को क्या है, क्रिएटिव बनाना है ना, उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उनको बाहर निकालें, ठीक है। तो ये 5 से लेकर 6 वर्ष तक, 16 वर्ष, सॉरी 5 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को क्या बनाता है, क्रिएटिव बनाने के कार्य करता है, उनको रचनात्मक गतिविधियों में एनकरेज करने का कार्य करता है ये नेशनल बाल भवन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें ये तो एक चीज़ याद रखनी है, 5 से लेके 16 एज, ठीक है। ये एज भी कभी कभी पूछ लेते हैं, उल्टी सीधी लिख देते हैं, फिर आप सोचोगे कितनी एज होगी, 5 से 15 कर देंगे, 5 से 18 कर देंगे, या फिर 6 से लेके 14 वर्ष कर देंगे। तो आपको 6 से लेके, अगर यहाँ पे लिखा हो 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों, तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन ये भी लगेगा, आप याद नहीं करके जाएंगे, क्योंकि 6 से 14 वर्ष का करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। तो 5 से लेके 16 वर्ष याद रखना है इसमें, ठीक है। और जी अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1929 में हुई थी, है ना, 1929, मतलब हमारे देश के आज़ाद होने से पहले का ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, शिक्षा बोर्ड का काम क्या है, ये बोर्ड की जो शिक्षा है, अपन बोलते हैं ना बोर्ड की शिक्षा है, तो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। जैसे 10th बोर्ड हो गया, ठीक है, और 12th बोर्ड हो गया, तो ये बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनके लिए आपको सिलेबस प्रोवाइड कराता है, ये इसका कार्य है, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे तो अंडर द यूनियन गवर्नमेंट CBSE कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th बेस्ड ऑन द करिकुलम ऑफ द सिलेबस प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। CBSE has moved toward the competency based assessment called the structural assessment for the analyzing learning, ठीक है। तो इसका मेजर फोकस किस पे है, लर्निंग पर है। पहले क्या था, ये सिर्फ एग्जाम कराता था, अब ये किस तरफ मूव कर गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करता है, ठीक है। और इसका मेजर फोकस किस पे है, लर्निंग पर है। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए सफल नाम का एक इनिशिएटिव चलता है, सफल, ठीक है। सफल से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक है। तो ये सफल की आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो क्लास 3rd, 5th और 8th के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनकी जो सीखने की प्रतिभा है उसको उजागर करना है, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है, ये नहीं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाना है, नंबर नहीं दिलाने का ऑब्जेक्टिव, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सीखने पे जोर देना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने, तो नहीं, बचपन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इनकलकेट करना है, अपने अंदर एनरिच करना है, ठीक है। तो इस चीज़ों पर फोकस करता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब आ जाइए इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किस चीज़ पे फोकस करता है, तो ये ओपन स्कूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये जैसे मान लीजिए 10th 12th में बच्चे कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो वो क्या है, NIOS से बाद में अपनी शिक्षा को जारी रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता, ये क्या करता है, आपको लर्निंग प्रोवाइड करता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के तहत ही 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं होती, आप सिर्फ टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और एट द एंड आपका एग्जाम डेट आ जाती है, उस दिन आप एग्जाम देने चले जाते हैं। तो ये ई विद्या पे फोकस करता है, ठीक है, जिसमें 10th एंड 12th क्लासेस की जो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं इसमें, है ना। तो ये क्या बात करता है, मुक्ति विद्या प्रणाली की बात करता है, ठीक है। तो मुक्ति विद्या प्रणाली जो अभी एट प्रेजेंट में जो विद्या को देने का जो सिस्टम चला रहा है उससे मुक्त करने की बात करता है। एट प्रेजेंट क्या है, आप स्कूल जाएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप स्कूल मत जाइए, अपने कोई कार्य करते रहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए और साथ में अपनी जो 10th और 12th की डिग्री भी लेते जाइए, ठीक है, पढ़ाई करके। पर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, बिना पढ़ाई करे तो क्या चीज़ हो जाएगी बताओ। बिना पढ़ाई करे ये एग्ज़ाम पास हो जाएगा, बताओ होगा क्या किसी का? कुछ बच्चों का होता है यार, वो अब क्या करें यार, सिस्टम ही बेकार है ना। सिस्टम इस तरीके का बन गया है कि कुछ बच्चे पैसे खिलाते हैं और फिर वो उनकी नौकरी लग जाती है, सरकार कुछ नहीं करती है और सिर्फ ढोंग करती रहती है कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और रेगुलर फिर भी चीटिंग के केसेस आते रहते हैं। अब राजस्थान में क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, ठीक है। अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे पेपर लीक के मामले। अब देखते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर कितना फेयरली पेपर्स को कंडक्ट करा पाते हैं, ठीक है। अगर ये सफल रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे ज़्यादा क्या होगा। हालांकि कांग्रेस ने भी बहुत कोशिश करी थी रोकने की, परंतु सरकार क्या कर सकती है जब तक जनता में ही कुछ इस तरीके के लोग घुसे रहेंगे कि वो पेपर लीक करने के मामलों से बाहर जाते ही नहीं है, ठीक है। ये एक सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि जिससे चाहे कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए जाएं और जो सिस्टम का लूप होल्स यही है कि पैसा खिलाओ और अपना काम कर लाओ, है ना। तो इस चीज़ पे तो चलो कभी बात करेंगे, अभी आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो उस पर बैठ के पूरी चर्चा करेंगे आपस में। और ऐसी चर्चा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, फिर करेंगे। आ जाओ। अब देखो कोविड-19 इनिशिएटिव क्या है ना, मनोदर्पण। ये मनोदर्पण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखें, मनोदर्पण, ठीक है। तो ये मनोदर्पण है क्या, आपको कुछ भी स्टेटमेंट बना दिया जाएगा तो इसको कोविड-19 से याद रखें कि कोविड-19 के समय जो बच्चे क्या हुआ, उनका एजुकेशन लॉस हुआ, तो उनकी जो मानसिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए सरकार के द्वारा ये मनोदर्पण लाया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। मनोदर्पण में क्या है, एक फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, टोल फ्री नंबर है, कोई भी यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्याओं का निवारण कर सकता है। हालांकि अगर आपकी मनोस्थिति इस तरीके हो रही है कि भाई एग्जाम है और आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में आप हमें learn24academy@gmail.com में मेल कर सकते हैं, या फिर आप एक लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। एक लेटर लिख दें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेटर लिखोगे तो पढ़ना सही रहेगा। एड्रेस है learn24 academy, ठीक है, इस पर सेंड कर सकते हैं। कंट्री वाइड, अरे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो जो भी आपकी मनोस्थिति है ना, देखो एग्जाम होता है, सभी को होती है परेशानी, पर आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। कैसे, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स है ना उनको कवर करें बस। आप ये मत सोचें कि मैं इतने नोट्स खरीद के लाया था, मेरे को सब पढ़ता होना चाहिए। उसमें सिलेबस में जाए, उसमें वो पॉइंट ढूंढें और उसको याद करने की कोशिश करें, बस इतना काम कर लेंगे। आपकी जो एक ये मतलब जो आपका मनोस्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। आप में अंदर एक ऐसा ऑरा निकल के आएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा ना कि आप बोलेंगे वाह, अब तो मेरे को मैं पढ़ के आया हूँ, मैं करके आया हूँ चीज़ें, ठीक है। तो जब आप ये वाली चीज़ें होती है ना तो वो एग्ज़ाम आपको पास करा ले जाता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। पास करने के देखो, पास और फेल के बीच में बस इतना सा ही अंतर होता है कि आपके कॉन्फिडेंस किस प्रकार का। हालांकि देखो एग्जाम में 1-2 नंबर से रह भी जाए तो उसको गम नहीं मनाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई आपने अपना पूरा सर्वोच्च दिया, ठीक है। पर आपके मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 70 कट ऑफ जा रही है, आपके 35 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो क्या बता रहा है भाई, कितना गैप है, बहुत बड़ा गैप दिखा रहा है। जब इतना बड़ा गैप आपका और आपके मार्क्स और कट ऑफ में जा रहा है तो भाई आप तो बिल्कुल कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तो घास फूस काट रहे हैं, आप तो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं या स्नैपचैट पे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर भाई ये गैप कैसे फिल होगा, ये गैप कभी फिल नहीं होगा, आपकी नौकरी कभी नहीं लग सकती, ठीक है। फिर अगर जैसे मान लीजिए आपके 70 कट ऑफ जा रही है और आपके 60 से लेके 70 की रेंज में भी अगर नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने मेहनत करी है, आपने अपना
मतलब जो क्या बोलते हैं अपना क्या एफर्ट्स दिए हैं, ठीक है, आपने पास करने के लिए मेहनत करी है, तो ये चीज़ें दिखती हैं। और ये क्या है, थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करते तो आपके 71-72 भी नंबर आ जाते हैं और कट ऑफ के ऊपर निकल जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। परंतु अभी क्या है, अभी एग्ज़ाम दूर है, अभी एग्ज़ाम ऐसा हुआ तो है नहीं, अभी भी 10 से 15-20 दिन है, जितने भी दिन है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि किस दिन किसका एग्ज़ाम आ रहा है। अब 10-15 दिन आपके पास जो है, इसमें अपनी जान लगा दें, ठीक है। अब जो भी कर सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जिससे क्या होगा, आपको एक गिल्ट फील तो नहीं होगा कि मैंने, अब लास्ट टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे गिव अप कर देते हैं ना, उनका तो रह जाता है, और जो बच्चे लगे रहते हैं कि नहीं बस निकालना है किसी भी तरीके से, चीज़ें पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके 10-15 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक होंगे ना, वही आपको नैया पार करा देंगे। अब जिस बच्चे ने मान लो गिव अप कर दिया, वो 60 नंबर ला रहा है, और जिस बच्चे ने मेहनत ज़्यादा करी है, उसको 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और ठीक कर रहा है, तो आपको इधर उधर के सेक्टर्स देखने पड़ेंगे, एक ब्रेन मैपिंग करनी पड़ेगी आपके अंदर। अगर देखो ब्रेन मैपिंग नहीं कर रखी है, आपने चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉल मत कर पाओ, पर आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं, आपको पता है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पे आंसर सही कर जाएंगे आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रेडी हैं आपको आंसर देने के लिए उन चीज़ों का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लें, देखो है ना, तो ये आपके जो रिवीजन सीरीज लाई जा रही है, और यूट्यूब से थोड़ा ज़्यादा बचें, ठीक है, यूट्यूब पे टाइम पास ना करें, कोई लाइव क्लास चल रही है तो उससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि लाइव क्लासेस क्या करती हैं, 15 मिनट की चीज़ को आपको 2 घंटे में सिखाई जाती है, ठीक है। जो 15 मिनट में आप सीख सकते हैं, जो 15 मिनट की काम का जिस्ट है, 5 मिनट का जो उसमें से भी 15 मिनट में से भी क्या होगा, 5 मिनट की चीज़ में से ही आपके एग्जाम में आता है, पर 5 मिनट के लिए आपको कम से कम 15-20 मिनट तो देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो 5 मिनट में आपको पता चल जाए, तो इसका मतलब है फिर तो आपके पास पेपर ही आ गया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना, पेपर आ गया तो आपको क्या है, वो अपना एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे, आपको वो टाइम पास वाली चीज़ों से बचना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बच पा रहे हैं आप टाइम पास वाली चीज़ों से, तो आप अपने आप को इंगेज रखिए ना, सिलेबस पढ़िए, पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे हैं, टेस्ट देने बैठ जाइए, टेस्ट देते देते बोर हो रहे हैं, फिर सिलेबस पढ़े, सिलेबस देखकर फिर अपना टॉपिक्स पढ़ने, सिलेबस पढ़िए का मतलब सिलेबस जो आपके सिलेबस में लिखा है वो चीज़ पढ़िए, ठीक है, उसके अलावा मत पढ़िए इधर उधर वाली चीज़ें, ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए ईशान उदय क्या है, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, जो उत्तर पूर्व के जो छात्र हैं उनके लिए ईशान उदय योजना लेकर आए। तो ये क्या है, एक छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है, स्कॉलरशिप योजना है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए, है ना, आगे पढ़ने के लिए। तो ये कब स्टार्ट की गई थी, वर्ष 2014-15 में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। UGC, ये याद रखना है, UGC के द्वारा लाई गई है ये स्कीम। किसके द्वारा लाई गई है, ईशान उदय से आप समझ लीजिए कि हमारा जो सूरज उदय होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया की तरफ से ही उदय होता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये मैंने इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया हमारा और ये ईस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो गया। तो यहाँ से के जो बच्चे हमारे नॉर्थ में आके पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं भी जाके पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए स्कीम लाई गई है। अब वहाँ भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ के लिए भी है, पर ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के लिए तो UGC कंडक्टर आ रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2014-15 में इसकी स्कीम लाई गई थी। इसके अलावा प्रगति क्या है, स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रगति याद रखना है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, उनको प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, ठीक है। लड़कियों की उन्नति, तकनीकी शिक्षा में मतलब टेक्निकल एजुकेशन देना, पार्टिसिपेशन इन द टेक्निकल एजुकेशन। लड़कियां क्या करती हैं, होम साइंस ले लेती हैं, ठीक है, जनरली, या फिर एजुकेशन BA MA ये करते रहते हैं, तो इनको टेक्निकल एजुकेशन में लाने के लिए प्रगति स्कीम लाई गई है। तो इस चीज़ पर फोकस रखना है यहाँ पर, शिक्षा में है ना, तकनीकी शिक्षा पे आपको फोकस रखना है, ये वाला शिक्षा में तकनीकी शिक्षा, ये इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करिए कि प्रगति में क्या ध्यान रखना है। छात्राओं के लिए स्कीम है, ठीक है, गर्ल्स के लिए स्कीम लाई गई है जिसमें उन्हें देनी है टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, एनहेंस करना है उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना है कि भाई आप टेक्निकल एजुकेशन में आगे आइए, ठीक है। तो याद रख लेंगे प्रगति या नहीं रख पाएंगे बताओ। और ईशान उदय कब लॉन्च करी गई थी, किसने लॉन्च करी थी, ये भी अच्छे से याद रखनी है। अब इसके अलावा ये स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के नाम से एक स्कीम चल रही है जो एकल बालिका पे फोकस करती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, जिन परिवारों में सिर्फ एक ही लड़की है, और उसके लिए क्या है, ये फेलोशिप स्कीम है। फेलोशिप का स्कीम है मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद में आप अब आगे हायर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहती हैं सिर्फ लड़कियों के लिए, और सिंगल एक लड़की के लिए। अगर किसी परिवार में 2 लड़कियां तो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक लड़की है तो ही ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो इस मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, सामाजिक विज्ञान में शोध के लिए
एकल बालिका को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर ए सिंगल गर्ल। ठीक है, इस योजना के तहत जो सहायता दी जाएगी वो कैसे, प्रारंभिक 2 साल, जैसे मान लीजिए किसी लड़की का फेलोशिप रिसर्च के लिए चयन हो जाता है, वो रिसर्च करने जाती है, पीएचडी करने जा रही है मान लो, ठीक है, तो अब 2 साल के लिए तो उसे 25,000 रुपये प्रति माह के रूप में उसको फेलोशिप दी जाएगी। साथ में उसको कितने 10,000 रुपये जो कंटिजेंसी खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है, जैसे बुक्स वुक्स हो गई, पेन वैन है ना, इस तरह की चीज़ें खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो 25,000 प्लस 10,000 इजिकल टू 35,000 रुपीज़ क्या हो गए, फेलोशिप दी जाती है शुरू के 2 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फेलोशिप की राशि बढ़ा दी जाती है, जिसे 28,000 कर दिया जाता है। 25,000 से कितनी हो गई, 28,000 हो गई, और ये 20,500 रुपये हो गए, 20,500 रुपीज़ हो गए 2 साल के बाद। तीसरे चौथे और जितने साल तक करनी है, जनरली 5 साल तक के अंदर पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 48,500 रुपीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरे साल से तो ये फेलोशिप में अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा कोई हैंडीकैप्ड है ना, पीडब्ल्यू कैटेगरी की कोई छात्रा है तो उसको 2,000 रुपये पर मंथ अलग से दिए जाते हैं, फॉर द जो रीडर होता है उसके लिए देता है, एस्कॉर्ट रीडर बोला जाता है उसको। ठीक है, तो एस्कॉर्ट रीडर को की सहायता के लिए 2,000 रुपये प्रति माह अलग से भी दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ा सा पैसा याद रख लें, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए नेशनल ई लाइब्रेरी। नेशनल ई लाइब्रेरी, देखो हमने नाम पढ़ा, नेशनल है ना, तो ई लाइब्रेरी है, ई लर्निंग की सुविधा प्रोवाइड कराती है। तो आपको इस लाइब्रेरी में अंदर घुसना नहीं है, आपको ये क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके माध्यम से इस लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय ज्ञान जो हमारा ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। नेशनल नॉलेज फॉर असेट प्रोवाइड करनी है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं ना। तो आपको ये बताना है नेशनल ई लाइब्रेरी कब से स्टार्ट की गई है, ईयर बताइए। चलिए, मैं यहाँ पे ईयर नहीं लगा पाया, तो अब आप ईयर इसका खुद बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल ई लाइब्रेरी कब से प्रारंभ की गई है, ये। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है, कब से स्टार्ट की गई है और कितनी है, स्टार्ट प्लस हाउ मेनी। ठीक है, कितनी है ये, साथ में इसके साथ में सैनिक स्कूल का भी, दोनों का सेम बताना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के बारे में बताइए कि भाई ये दोनों हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं। ठीक है, और कब स्टार्ट किए गए, इनकी ईयर बताने हैं, ईयर ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, कब से इम्प्लीमेंट किए गए। इसके अलावा केरला और बिहार की आपको लिटरेसी रेशियो बतानी है। ठीक है, लिटरेसी मतलब साक्षरता दर बतानी है, केरला की कितनी है, बिहार की कितनी है। पुरुष और महिला की नहीं पूछ रहा, बस इनकी लिटरेसी रेट बताइए कि इतने इतने प्रतिशत है। ठीक है, तो केरला की लिटरेसी रेट बताएंगे और बिहार की लिटरेसी रेट कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपना वीडियो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके बारे में, है ना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना है तो आप मुझे 8118816110 वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ही बनाई जा रही है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रिसर्च करके बनाई जा रही है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इस तरीके से जो यूट्यूब पे गलत पढ़ाया जा रहा है ना, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसको करेक्ट करते चलें। ठीक है, अगर आप पढ़ भी रहे हैं कहीं से तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये अगर बता रहे हैं तो उसको ऑथेंटिक सोर्स से मैच करने की कोशिश करें, नहीं तो क्या होगा, आप गलत चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे और एग्जाम में फिर क्या होगा, गलत आंसर कर आएंगे। मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो वो नहीं चाहिए मुझे कि आपको 0 रिजल्ट आए। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं, है ना, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं इनको प्रॉपरली आपको देना है। ठीक है, ओमआर शीट पे फिल करें या फिर किसी सिंगल पेपर पे उनके आंसर लिखें, मुझे भेजें और मैं व्हाट्सएप पे उसके आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके थोड़ा सा क्या है, आपको टेस्ट के प्रति जो रेगुलरिटी है वो तो आए, साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो लाना है। सिर्फ टेस्ट देने से क्या होगा, आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना। आपको टेस्ट की तरह देना है, थोड़ा सा प्रेशर करना है अपने ब्रेन पर कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, जब आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तभी आप क्या होगा, और लोगों से आगे निकल पाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर आज का ज्ञान बस इतना ही, और नेक्स्ट ज्ञान के लिए हम कल मिलते हैं। ठीक है, कल वाले लेक्चर में आएंगे इसके पार्ट 3 लेकर, और ऑथेंटिक सोर्स के साथ आएंगे, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा एनहेंस की जा सके। ठीक है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जा सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।